हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आपके क्या है कि एसआई के एग्जाम 20 सितंबर को यानी करीब 40 दिन आपके क्या एसआई के एग्जाम में है। और इसी तरह अगर आरएस प्रीलिम्स की बात करें तो 110 दिन के आसपास क्या है आपके आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो भी आप क्या है कि 4 महीने ऑलमोस्ट आपके प्रीलिम्स में है और उसके बाद आपको 5 महीने के लगभग ऑलमोस्ट 5 महीने के लगभग क्या है आपको मेंस में मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपने तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप आरएस नहीं कर सकते हैं। आप इजीली क्या है आरएस को कर सकते हैं, बस डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये चीजें आपकी होनी चाहिए कि आप डेडिकेटेड हैं और डिटर्मिन्ड हैं कि आपको आरएस क्या है क्लियर करना है। तब आप आरएस को क्या आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो भी आप क्या करेंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो आज क्या हम स्टार्ट करते हैं एक स्पेशल रिवीजन सीरीज जिसको हम स्प्रिंट रिवीजन सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है दोनों को बेस करके बनाई गई है आपके आरएस प्री के लिए भी और एसआई के लिए भी, क्योंकि एसआई का एग्जाम पहले है तो हम थोड़ा सा क्या इसमें फास्ट मूव करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। और ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी ने क्लियर कट कह दिया है कि हम क्या है कि बेसिक क्वेश्चंस पे क्या है ज्यादा ध्यान देंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो है वहां पर क्या हम ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि आपकी क्रैमिंग का जो सिस्टम है वो हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तभी आप क्या क्वेश्चंस कर पाएंगे। और एक चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरएस के अंदर तो ये पेपर मतलब आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन यही पेपर क्या करेगा, जीके का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे आप आरएस मेंस के लिए क्या है क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर हम एसआई की बात करें, ठीक है, अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में आपके पास में 2 पेपर हैं, जीके और हिंदी। ठीक है, हम इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि हिंदी के अंदर क्या है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के क्या है सेम से नंबर आते हैं। क्या आते हैं, सेम से नंबर आते हैं, 2, 4, 5, 10 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन जीके एक ऐसा पेपर है, ठीक है, जो ड्रास्टिकली क्या करता है आपकी रैंक को बहुत ऊपर ले जाता है और बहुत नीचे कर देता है। और कई पे कर क्या है कि जीके के पेपर की वजह से क्या है आप एग्जाम से क्या है बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये 40 दिन आपके लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम जीके की बात करते हैं। हिंदी आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो जीके को फाइनल टचेस देना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फिनिशिंग टचेस देना काफी इंपॉर्टेंट है। और जब बेसिक्स की बात आ रही है तो बेसिक्स आपके क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लैरिफाई होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी आंसर है आप इजीली क्या है कर पाए। तो उसी बेस को ध्यान में रखते हुए क्या है ये सीरीज प्लान की गई है जो दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या है यूजफुल रहेंगी, चाहे वो एसआई के स्टूडेंट हो या आरएस के स्टूडेंट हो। प्लान आरएस के लिए किया गया लेकिन एसआई स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है उतनी ही क्या करेगी, यूजफुल रहेगी। और ये सीरीज क्या है अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी क्या है यूजफुल रहेगी, जैसे सीईटी का एग्जाम है और जहां पर ये चीजें आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें आ रही है, जहां पर ये चीजें आ रही है वहां पर क्या है ये चीजें यूजफुल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या इकोनॉमी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी क्या टिपिकल पड़ती है, लेकिन मानकर चलिए कि ये सबसे इजी चीज है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या है समझ जाते हैं तो ये चीज होती है। अब देखिए यहां पर एक चीज कैविएट है, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं गारंटी दे रहा कि हम पूरा कोर्स कर पाएंगे, क्या है पूरा कोर्स कर पाएंगे एसआई का और का। जितना हम कर पाएंगे उतना आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो आप कभी भी उस क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा कि अभी हमारे पास क्या सिर्फ 40 दिन है एसआई के लिए। तो अभी क्या है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। एसआई के बाद में क्या है हम हो सकता है इसको हिंदी मीडियम के अंदर भी क्या है शिफ्ट कर दें, ट्रांसलेट कर दें। अभी क्या है कि ये इंग्लिश मीडियम में है, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इसको समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि भी इंग्लिश से भी आप क्या समझ जाते हैं चीजों को और आपको सिर्फ क्या चाहिए, टर्म्स का ट्रांसलेशन चाहिए। ठीक है, टर्म्स का जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपके पास क्या है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा। आप उस नंबर पर क्या है कि जो भी टर्म जिससे रिलेटेड है या पॉलिटी से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड है उसको लिख कर क्या है आप उसका व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींचकर।
क्या कर दीजिए, उसकी फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो टर्म क्या है आपको ट्रांसलेट करके दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? ट्रांसलेट करके क्या दे दी जाएगी, क्योंकि यहां पर एक एक चीज को ट्रांसलेट करना क्या है, इतना हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम एक एक चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्रेम प्लान किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इसका फायदा नहीं ले सकते या यूजफुल उनके लिए नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी भी सेक्शन में, सिलेबस के किसी भी सेक्शन में, तो उसके लिए भी क्या है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से क्या है, हम उन सेक्शंस को पहले प्रेफर करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्या है मोस्टली क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। देखिए, इकोनॉमी में क्या है कि आपको दो चीजें पढ़नी होती है, एक माइक्रो लेवल, ठीक है, जिसको हम सूक्ष्म स्तर कहते हैं, छोटा लेवल, ठीक है, और एक होता है मैक्रो लेवल, ठीक है, जो क्या है बड़े लेवल पे होता है, जिसको बृहद लेवल बोलते हैं, मैक्रो लेवल। तो दो चीजें आपको पढ़नी है। यहां पर क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, और यहां पर उस कॉन्सेप्ट को क्या है डिटेल में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या अलग अलग उस चीजों में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो वहां पर आप दो चीजें पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आप दो चीजें पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। पूरी इकोनॉमी जो है वो इसी चीज के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, और जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी काम होगा, चाहे वो गवर्नमेंट करे मैक्रो लेवल पे या फिर आप अपने लेवल पे माइक्रो लेवल पे करें, वो सारी चीजें क्या करती है, इसी चीज के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है कि डिमांड और सप्लाई को क्या करना है, बैलेंस करना है, और वही चीजें क्या है, उसी को बेस मानकर पॉलिसीज को क्या है, फ्रेम किया जाता है या क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बेस लेवल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी की सारी क्या है, अपनी एडिफिस या जो बिल्डिंग है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई चीज, ठीक है, एक कोई भी कंज्यूमर है, वो किसी भी चीज को, उसका जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस रखा गया है, ठीक है, उस पर वो उसको खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है, रेडी टू बाय ऑन दैट प्राइस और नॉट। अगर ये होता है तभी डिमांड होती है। ध्यान रखिएगा, नीड, ठीक है, नीड डिमांड नहीं है। जरूरत आपकी बहुत है, जरूरत कभी डिमांड नहीं होती। डिमांड, जरूरत डिमांड तब बनती है जब आप उस कमोडिटी को, उस चीज को उस प्राइस लेवल पर खरीदने के लिए तैयार हैं, यानी पॉकेट से उसका प्राइस देने के लिए तैयार हैं। फिर क्या है, डिजायर्स, एक वर्ड आइए आपके पास, डिजायर, ठीक है, अभिलाषा, ठीक है, आपकी क्या आकांक्षाएं या इच्छाएं, जिसे हम कह रहे हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके पास में वो क्या है, संसाधन उपलब्ध नहीं होते, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। तो यहां ध्यान रखिएगा, यही चीज है। तो ये तो होती है कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे होती है, ठीक है, यानी जो खरीद रहा है। सप्लाई भी वही चीज है, वो क्या है, ये क्या है, सप्लायर लेवल पे, यानी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है किसी चीज को, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उस प्राइस पर उसको बेचने को तैयार है या नहीं है, जो प्राइस उसे मिल रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी कमोडिटी की सप्लाई का उसके लिए प्रोडक्शन प्राइस क्या होता है, कम होता है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस करके क्या है, सारी चीजें निकल कर आएंगी, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सारी चीजों की। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या दो चीजें पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, एक फिस्कल और एक मॉनेटरी। ठीक है, फिस्कल और एक मॉनेटरी। फिस्कल का मतलब राजकोषीय नीति होता है, ठीक है, और मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। ठीक है, ये दो पॉलिसीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं जो कोई भी गवर्नमेंट बनाती है या कोई भी किसी कंट्री में क्या है
अप्लाई की जाती हैं। तो ये पॉलिसीज, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम इन पॉलिसीज को पहले तो हम एक साथ पढ़ लेते हैं कि भाई इनकी जो कॉमन चीजें हैं वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कई तरह से इसको क्या है कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है, जिसको कहते हैं विस्तारवादी नीति। क्या कहते हैं ना, विस्तारवादी नीति। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पर क्या है कि ग्रोथ को क्या है ध्यान में रखा जाता है। क्या है, काम क्या करना है, ग्रोथ बढ़ानी है। क्या करनी है, ग्रोथ बढ़ानी है किसी भी इकोनॉमी की। तो अगर ग्रोथ बढ़ाने की कोई पॉलिसी अप्लाई की जाती है, क्या की जाती है, ग्रोथ बढ़ाने की कोई पॉलिसी अप्लाई की जाती है, तो उसको बोल देते हैं एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी नीति कह देते हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बिल्कुल उलट होता है, ग्रोथ को क्या किया जाता है, कम किया जाता है कि ग्रोथ को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि जो जीडीपी जो पहले था उससे क्या करेंगे, जीडीपी को कम कर देंगे। तो उसको हमने कह दिया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, संकुचनकारी नीति, फिस्कल भी और मॉनेटरी भी। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बिजनेस साइकिल से रिलेट करके। ठीक है, बिजनेस साइकिल से रिलेट करके अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी कितनी तरह की आपके पास में होती है। देखिए, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि कंट्री की इकोनॉमी कैसे रन कर रही है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कैसे रन कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, यानी उसमें क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है या उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जीडीपी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी जो जीडीपी पहले थी उससे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके अगर कोई पॉलिसी होती है तो वो क्या करती है, आपके तीन तरह की पॉलिसीज आपको मिलेंगी। फर्स्ट, प्रो साइक्लिक। ठीक है, प्रो साइक्लिक का मतलब ये है कि जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, या वो जैसे ग्रोथ हो रही है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है या क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रोथ हो रही है और पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है, क्या की जाती है, पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है जो और ज्यादा ग्रोथ करे, क्या करे, ग्रोथ को कैटलाइज करे, ग्रोथ को क्या करे, और ज्यादा बढ़ा दे, उस पॉलिसी को बोलते हैं प्रो साइक्लिक पॉलिसी। क्या बोलेंगे, प्रो साइक्लिक पॉलिसी। यानी जो साइकिल चल रहा था उसी के हिसाब से क्या किया, पॉलिसी बना दी ताकि और ज्यादा ग्रोथ हो। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी संकुचन हो रहा है और आपने एक ऐसी पॉलिसी बना ली जो क्या है, और ज्यादा संकुचन कर रही है, जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको बोल दिया आपने कॉन्ट्रैक्शन, प्रो साइक्लिक पॉलिसी। यानी कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा क्या किया आपने, इंक्रीज कर दिया, यानी ग्रोथ को और ज्यादा क्या कर दिया, उसमें कम कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्शनरी, तो वो प्रो साइक्लिक पॉलिसी हो गई। ठीक है, यानी साइकिल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं आप, पॉलिसी बना रहे हैं और साइकिल को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, साइकिल को कैटलाइज कर रहे हैं ताकि साइकिल और ज्यादा उसी डायरेक्शन में क्या क्या मूव करे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रो साइक्लिक। एक होती है कॉन्ट्रा साइक्लिक, यानी इनके उलट काम करती है। क्या करती है, इनके उलट काम करती है कि ग्रोथ को क्या किया जा रहा है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन उससे कुछ और ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रही है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को कम करने के लिए पॉलिसी लाई जा रही है, मींस ग्रोथ के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रा साइक्लिक पॉलिसी। ठीक है, क्या बोल दिया आपने, कॉन्ट्रा साइक्लिक पॉलिसी, यानी साइकिल के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं आप, पॉलिसी बना रहे हैं। इस तरह से जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और आपको ग्रोथ करनी है और आपने ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ना होके ग्रोथ हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया कॉन्ट्रा साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और एक चीज जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है तीसरे नंबर की, वो होती है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल पॉलिसी, यानी कि ना तो प्रो साइक्लिक हो ना कॉन्ट्रा साइक्लिक हो, यानी
साइकिल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ना तो हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ना हम ग्रोथ को कम करेंगे, या ना कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। जैसे इकोनॉमी चल रही है हम उसको क्या करेंगे, चलने देंगे, क्योंकि वो इकोनॉमी क्या कर रही है, सेल्फ सस्टेनिंग है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। तो इसलिए उसको बोल दिया न्यूट्रल साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी या न्यूट्रल साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी आपने बोल दिया उसे, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी इस तरह के चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं, वापस वहीं चलते हैं हम। दो तरह की पॉलिसीज हमने पढ़ी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहां पर क्या है कि दूसरी पॉइंट जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यानी कि पॉलिसी बनाई क्यों जा रही है, क्या हम पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है इस पॉलिसी को बनाने की जरूरत है। क्या कोई भी काम आप कर रहे हैं तो किसी ना किसी क्या करेंगे, कारण से करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्यों एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्या है, एक जॉब लगनी है, एक रेप्यूटेड जॉब है, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने एक एम बना रखा है कि ये मुझे क्या है, करना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि भी उससे आपको कोई नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि इनके क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो सबसे मेन है कि इसको सबसे पहले क्या है, उस चीज पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो वो जो चीज होती है वो होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हम इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिया जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। यानी सिंपल वे भाषा में कहें कि आरबीआई का काम है कि इकोनॉमी में क्या है, वस्तुओं की कीमत यानी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी क्या है, एक लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए और एक लेवल से ज्यादा नहीं गिरने चाहिए। तो ये क्या है, उन्होंने एक चीज बना दी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि आपको इन्फ्लेशन क्या करना है, इतना ही रखना है, इस बैंड के अंदर रखना है। और वो जो बैंड है वो है आपके पास में 4%, ठीक है, 4%। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है वो होता है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई नहीं है, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को आरबीआई पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान में नहीं लेती है। कौन सी ले रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नॉट होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। और दूसरा जो हमने कहा 4%, तो 4% के साथ में आपको एक रेंज दी गई है। ये नहीं कहा है कि आपको 4% पर ही स्टिक करना है, क्या 4% पर स्टिक करना है, आपको एक मार्जिन दे दिया गया ±2%, क्लियर, ±2%। यानी इतनी इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल करनी है, यानी इन्फ्लेशन इतनी रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है, इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए और इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी 2% और 6% की रेंज में आप क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को रखेंगे, अपनी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन रखेंगे। और अगर मान लीजिए 3 क्वार्टर्स यानी तीन महीनों का जो सिस्टम है, अगर उसमें ये आरबीआई इसको मैनेज नहीं कर पाता है, तो आरबीआई को, सरकार को क्या करना पड़ता है, एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अगर बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है मॉनेटरी पॉलिसी का, या मॉनेटरी पॉलिसी का जो मैंडेट है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा दिस इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी प्राइस स्टेबिलिटी। यानी प्राइसेस को क्या है, कंट्रोल में रखना है, प्राइसेस जरूरत से ज्यादा स्पाइरल नहीं होने चाहिए और जरूरत से ज्यादा उसमें क्या है, गिरावट भी नहीं आनी चाहिए। मतलब इतना हो कि बिजनेस क्या करे, अपना काम करता रहे, क्योंकि अगर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो बिजनेसेस को क्या है, नुकसान होगा। क्योंकि आप देखिए, ध्यान रखते हैं कि भी हर साल क्या होता है कि सैलरीज बढ़ती हैं, क्या होती है, सैलरीज बढ़ती हैं,
खर्चे बढ़ रहे हैं, और अगर बिजनेसेस के अंदर वो चीज नहीं बढ़ेगी तो बिजनेसेस को सस्टेन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है, यहां पर आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ग्रोथ। ठीक है, तो जब दोनों को मैच कर रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ लानी है इसके अंदर। दूसरा क्या है, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, और तीसरा आपके पास में क्या आता है, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोल इन्फ्लेशन से आपके पास में आ ही जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपके पास में क्या है, आपके पास आता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी जो एक्सचेंज रेट है, जो बाहर से हम डॉलर खरीद रहे हैं या डॉलर बेच रहे हैं, उसमें भी क्या स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अगर वहां से इनस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमी में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। फिर और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं आपके पास में, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या है, इन दोनों का काम होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, जनरेट हो। फिर आ जाता है आपके पास में सोशल इक्विटी। ठीक है, सोशल इक्विटी मींस इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमिक इक्विटी से रिलेट करता है। किससे कह रहा है, इकोनॉमिक इक्विटी से रिलेट करता है। जो इकोनॉमिकली अगर इक्विटी रहेगी तो सोशल इक्विटी भी क्या है, उसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये आ जाती है कि अननेसेसरी वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मींस ऐसी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए जो क्या कर रहे हैं, जो रिच लोग हैं उनको तो फायदा दे, और जो पुअर लोग हैं उनको क्या करे, नुकसान करे। तो ये पॉलिसीज नहीं होनी। तो ये सारी चीजें क्या है, किसमें आ जाती हैं, ये सारी चीजें इन पॉलिसीज को बनाते टाइम क्या है, ध्यान में रखा जाता है कि जब ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कौन सी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी में ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाता है मॉनेटरी मींस इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और यहां पर जो चीजें आ जाती हैं वो ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो बाकी सब के अंदर जब फिस्कल पॉलिसी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ग्रोथ आ जाती है, कंट्रोल इन्फ्लेशन आ जाती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाता है, सोशल इक्विटी आ जाती है, और सारी चीजें आती है। सोशल इक्विटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जहां तक हो सके। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जहां तक हो सके, क्या है, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करें, वेल्थ करें। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपके पास में। अब बात कर लेते हैं कि जो ये पॉलिसीज हैं, ठीक है, अप्लाई कैसे की जाती है, क्या करती है, अप्लाई कैसे की जाती है, कि क्या अप्लाई करेंगे जिससे क्या हो, ये हो। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे की जाती है तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो आप यहां ध्यान रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी में एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सचेकर। क्लियर, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक एक्सचेकर, यानी जो राजकोष होता है। ठीक है, राजकोष जिसे हम पुराने जमाने में राजकोष कहते थे, तो क्या है, पब्लिक एक्सचेकर। तो ध्यान रखिए, फिस्कल पॉलिसी जिसको साधारण भाषा में क्या, बजट भी कह देते हैं। ठीक है, बजट भी कह देते हैं, और कभी कभी ध्यान रखिएगा जो कि गलत है, इसको क्या है, पब्लिक फाइनेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, पब्लिक फाइनेंस भी, लोक वित्त जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों में सटल डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बिहेवियर होती है जो एक्चुअली अप्लाई की जाती है। ये जो डिसिप्लिन होता है, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज होती है, उसको हम पब्लिक फाइनेंस बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है कि ये एक सब्जेक्ट नॉलेज है, और ये क्या है, एक्चुअल उसका एप्लीकेशन है रियल टाइम में, जब गवर्नमेंट क्या करती है, अप्लाई करती है। और यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो बजट टर्म है, ठीक है, ये खाली गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, खाली गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, ये हर चीज हर एक के लिए है। चाहे आप घर में घर का बजट लेते हैं तब भी करते हैं, आप अपना बजट ले रहे हैं तब भी करते हैं। क्योंकि जब आप मान लीजिए कोचिंग पे आ रहे हैं, आपने कोचिंग ले रहे हैं अपने घर से बाहर जाके, तो आप ये देखते हैं कि घर वाले आपको कितना पैसा दे सकते हैं।
महीने का क्या है, कितना पैसा आपको दे सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या है आप अपना बजट प्लान करते हैं कि मेरे पास क्या है, मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए घर से क्या है दे सकते हैं घर वाले मुझे हर महीने के, और वो भी एक टाइम पीरियड के लिए 1.5 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल इतने टाइम के लिए क्या करते हैं मुझे दे सकते हैं। तो उस 10,000 रुपए को क्या है आप अच्छी तरह से प्लान करते हैं कि भाई मेरा जो रेंट लगेगा वो कितना लगेगा, मुझे मतलब जो पीजी ले रहा हूं वहां से कोचिंग तक जाने में कितना लगेगा, अगर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूं तो कितना लगेगा, रोजमर्रा के जो मेरे खाने पीने के खर्चे हैं वो कितने होंगे, फिर मुझे स्टेशनरी जो चाहिएगी वो कितनी होगी, तो वो सारा का सारा क्या है आप प्लान करते हैं। यानी आपके पास में क्या है एक फिक्स अमाउंट है कि उतना ही अमाउंट क्या कर सकते हैं आप खर्च कर सकते हैं, जबकि आपकी जरूरतें डिजायर वगैरह क्या है बहुत ज्यादा होती हैं। क्या तो उसी को क्या है प्लानिंग जो कर रहे हो उसी को क्या कह देते हैं हम बजट कह देते हैं। अब वो बजट की प्लानिंग आप भी करते हैं, हाउस होल्ड भी करते हैं, बिजनेस वाले भी करते हैं, ठीक है, बड़े स्केल पे सरकारें करती है, बड़े स्केल पे बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं कि उस हिसाब से क्या है हमें कोई भी काम करना है आपको, तो आप ये देखते हैं कि मुझे कोई काम करना है तो मुझे इसका बजट कितना है, मेरे पास पैसा कितना है, ठीक है। मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 1.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 50 से 25,000 ले रहा है, कोई 70,000, तो आप ये देखेंगे मेरे पास बजट कितना है, मैं 25,000 ही दे सकता हूं तो मैं 25,000 वाले इंस्टीट्यूट पे जाऊंगा। या फिर ये देखेंगे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सेक्शन वाइज काम करवा रहा है तो मैं सिर्फ वही सेक्शन क्या है उस अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लूंगा। तो वो क्या करते हैं फिर अपनी प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरीके से क्या करती है सरकार भी प्लानिंग करती है, क्योंकि सरकार के पास क्या है एक एस्टिमेशन होता है कि भी आकलन होता है कि इतना पैसा क्या आएगा मेरे पास आएगा, और सरकार यह आकलन भी करती है कि कितनी जरूरतें हैं हमारी जो हमें खर्च करनी है, जो हमें खर्च करने के लिए चाहिए। उसी हिसाब से फिर क्या है सरकार अपने बजट को क्या करती है प्लान करती है। और वो जो बजट होता है यानी जो खर्चा जो भी चीजें हैं जो सरकार को पता लगता है कि मेरे पास पैसा कहां पर है, ठीक है, जो वॉलेट जिसे हम कह लें बटुआ कह लें, तो ये क्या है सरकार का बटुआ है, वॉलेट है कि इसके अंदर सरकार को पता लगता है कि सरकार के पास पैसा। अब पब्लिक एक्सचेकर को हम ध्यान ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा सरकार का बटुआ है सरकार, हालांकि ये पब्लिक का है क्योंकि पब्लिक क्या करती है इसके अंदर टैक्सेस पे करती है, तो सरकार पब्लिक से जो भी टैक्सेस रेवेन्यूज वगैरह लेगी वो क्या होगा इसमें जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा इसमें जाएगा, इस पर्स में जाएगा, इस बटुए में जाएगा, इस वॉलेट में जाएगा, और इसी वॉलेट से क्या करेगी सरकार क्या करेगी खर्च करेगी, ठीक है, इसी वॉलेट से क्या करती है सरकार खर्च करती है। तो इसी को बोल देते हैं हम पब्लिक एक्सचेकर राजकोष, ठीक है। और राजकोष से संबंधित कौन जो नीति होती है उसे हमने क्या कह दिया राजकोषीय नीति, यानी फिस्कल पॉलिसी क्या है हमने उसको बोल दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे थे बजट, ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया था बजट। ये ध्यान रखिएगा दिस इज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है, तो ये चीज उसके अंदर आ जाती है। अब ये जो पॉलिसी है डायरेक्टली काम किसका है सरकार का, जो सरकार बनाएगी, लेकिन डायरेक्टली काम किसका है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। क्लियर, डायरेक्टली क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, वो क्या करती है इस पॉलिसी को बनाती है और करती है। और आपको पता है कि बजट जो है वो फरवरी में हमारे पास आता है, 1 फरवरी को यूनियन बजट आता है, केंद्रीय बजट आता है, और राजस्थान का जो बजट आता है वो 10 दिन 15 दिन के बाद में क्या है राजस्थान का बजट आपके सामने क्या कर जाता है रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आती है। तो इससे कुछ रिलेटेड क्या है हम कुछ पहले टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज आपको पता चलेगी कि सबसे पहली चीज क्या है कि हमने बात की पब्लिक एक्सचेकर की, ठीक है। तो खर्च करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए पैसा तो चाहिए ना। अगर पैसा इस बटुए में होगा ही नहीं, इस वॉलेट में होगा ही नहीं, तो आप खर्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे खर्च कैसे करेंगे। तो सरकार की सबसे पहले ध्यान क्या रहता है कि ये वॉलेट कितना भर रहा है और कहां से भर रहा है, ठीक है, कितना भर रहा है और कहां से ये वॉलेट क्या है भर रहा है, और साथ के साथ हमारी डिमांड क्या है, यानी कितना पैसा हमें चाहिए देश को चलाने के लिए, क्या करिए देश को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या है दो तरह के बजट को क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, यानी प्राप्तियां जो होती हैं,
ठीक है, यानी प्राप्तियां जो सरकार को पैसा मिल रहा है। अब यहां ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको इनकम वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या है, कमाई के लिए नहीं बैठी है, तो वो क्या वर्ड यूज करती है, रिसिप्ट्स वर्ड यूज करती है। और दूसरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं प्राप्तियां और इसको बोलते हैं व्यय, यानी सरकार व्यय जो है वो कितना कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में ये चीज आ जाती है। तो ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, एक बजट का कैटेगराइजेशन यानी बजट की क्लासिफिकेशन क्या आ जाती है आपके पास में, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बजट आ जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि रिसिप्ट्स, ठीक है। अब रिसिप्ट्स भी क्या है, दो तरह की होती है आपके पास में। ठीक है, रेवेन्यू यानी सरकार का राजस्व, ठीक है, तो सरकार को हर साल मिलता है, क्या करता है, एवरी ईयर विच द गवर्नमेंट गेट्स, यानी रिकरिंग होता है, हर साल गवर्नमेंट को क्या है, मिलता रहता है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब ये होता है सरकार की पूंजी, यानी जो सरकार की पूंजी है, कैपिटल है, जो हर साल नहीं मिलेगा सरकार को एक ही चीज पर, अगर आपको वही चाहिए तो आपको किसी और चीज से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज आ जाती है। अब यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दो टर्म्स आपको मिलेंगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में परिसंपत्ति और देनदारियां, ठीक है, परिसंपत्ति और देनदारियां। ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों में से किसी पर भी फर्क पड़ता है, सरकार की इन दोनों में से किसी पर भी फर्क पड़ता है, तो वो क्या है, कैपिटल के अंदर आएंगी। क्या है, कैपिटल के अंदर आएंगी। रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, यानी जो वॉलेट में पैसा जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो बटुआ था, ठीक है। तो अगर एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, तो अब उसको क्या बोल दिया, कैपिटल। और अगर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सारी प्राप्तियां क्या होंगी, रेवेन्यू। क्लियर है, वो क्या है, राजस्व के अंदर आएंगी और वो क्या आएंगे, रेवेन्यू के अंदर आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्व, ये रेवेन्यू और ये क्या होगी, राजस्व, यानी कैपिटल यानी पूंजी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पूंजीगत प्राप्ति। और ये क्या कहलाती है, राजस्व। इसको हमने क्या कह दिया, ठीक है, राजस्व, ठीक है। तो ये राजस्व, रेवेन्यू रिसीट्स और ये कैपिटल रिसीट्स। ध्यान रखिएगा, दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब कैपिटल पे बात करेंगे तो हम इसको क्लियर कर लेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज इंपैक्ट हो रही हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटल के अंदर आएंगी। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज इंपैक्ट नहीं हो रही हैं तो वो क्या करेंगे, रेवेन्यू के अंदर आएंगे, ठीक है। और यही सेम डिस्टिंक्शन क्या होगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। यहां हमने रिसिप्ट्स की बात की, अगर एक्सपेंडिचर भी लिख देंगे तो वही चीज रहेगी। कैपिटल का मतलब रेवेन्यू, जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट कर रही है, और रेवेन्यू का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज पर इंपैक्ट किसी तरह से क्या है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है, कितनी तरह की होती है, किस तरह से आपने करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास में आ जाती है। पहला आ जाता है आपके पास में टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स, ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि वो रेवेन्यू, वो राजस्व जो टैक्स से आ रहा है, कर से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, वो सारा का सारा क्या है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। और इसके अलावा जो कुछ भी सरकार के पास आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू की फॉर्म में आ रहा है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, नॉन टैक्स के अंदर चला जाता है। किसमें चला जाता है, नॉन टैक्स। इसको बोलते हैं कर, राजस्व, और इसको बोलते हैं कर भिन्न राजस्व, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है आपके पास में, ये कर भिन्न राजस्व है, वो क्या है, कर राजस्व है, ठीक है। कर से यानी टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो क्या है, और नॉन टैक्स जो आ रहा है, कर भिन्न राजस्व चीज आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्सेस को क्या है, कई तरीके से क्या है किया जाता है, क्या किया जाता है, कई तरीके से
किया जाता है। तो एक आप पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो एक तो डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन टैक्सेस का क्या आ गया, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको दो टर्म मिलेगी, उसको हम बाद में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। जो दो टर्म्स होती हैं, इंपैक्ट और इंसिडेंस। ठीक है, इंपैक्ट और इंसिडेंस, ये दो टर्म्स पढ़ते हैं आप कि भी इंपैक्ट और इंसिडेंस। अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर हो, ठीक है, ऑन अ सिंगल पर्सन, तो वो क्या कहलाता है, उस टैक्स को हम बोल देते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उस टैक्स को बोल देते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। और अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग व्यक्ति पर हो तो उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या है थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा डिस्कस क्लियर करके फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस मेनली कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपसे क्या है ये पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस मेनली कौन कौन से हैं और ये चीजें होती हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस मेनली ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स यानी जिसको हम निगम कर कह रहे हैं। ठीक है, ये वो कर नहीं है जो कॉर्पोरेट, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या उन पर लगता है, ऐसे ये कर नहीं है, जो कंपनीज पर कर लगता है। ठीक है, जो कर कंपनीज पर लगाया जाता है उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। दूसरा आपके पास में आ जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर। ठीक है, जो व्यक्तिगत व्यक्तियों पर लागू होता है उसको हम कह रहे हैं व्यक्ति कर। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर क्या है कि दो रेजिम्स काम करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दो रेजिम्स यानी इनकम टैक्स के दो सिस्टम क्या है इंडिया में काम कर रहे हैं। क्या है, इंडिया में इनकम टैक्स के दो सिस्टम्स काम करते हैं, एक है ओल्ड सिस्टम और एक है न्यू सिस्टम। क्लियर, तो इनके अंदर क्या है अलग अलग चीजें। ज्यादा देखिए, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में कि आप सीए बन जाएं या सीए की तरीके से क्या है इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट क्या है पढ़ना शुरू कर दें, क्या है आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम क्या है आप पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये चीजें नए जो कर की जो है वो आपको स्लैब्स थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पुराने कर की थोड़ी स्लैब्स ध्यान रखनी है, और वो आपको क्या है नोट्स में मिल जाएगी, दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि जो रिलैक्सेशंस होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए स्लैब सिस्टम और टैक्स रेट का जो सिस्टम है, ठीक है, टैक्स स्लैब रेट जो है, ठीक है, जो कर की जो स्लैब बनी हुई है, कर के जो खांचे जैसे हम कहते हैं बने हुए हैं, यानी इतने आपकी इनकम होगी तो इतना टैक्स लगेगा, इससे ऊपर इनकम होगी तो इतना टैक्स लगेगा, इससे ऊपर इनकम होगी तो क्या होगा इतना टैक्स लगेगा। तो उस तरह से क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस इतनी चीजें। इसके अलावा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस कल को मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि नए टैक्स के अंदर नई स्लैब कौन सी है, और बस ये दो इनकम टैक्स की क्या रिजीम्स क्या करती है, काम करती है। तो एक तो क्या इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये मोटे तौर पर दो मेन जो क्या है डायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं आपके पास में। फिर हम इनडायरेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एक आता है आपके पास में जीएसटी। मेन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, वो क्या है जीएसटी आ जाता है। फिर यहां पर क्या है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट एक्साइज ड्यूटीज आ जाती हैं, कस्टम्स ड्यूटीज आ जाती हैं। स्टेट में क्या है कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर क्या है वैट लगता है, क्या है जिस पर वैट लगता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इन पर क्या है वैट लगाया जाता है, इन ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इसी तरीके से क्या है जो लिकर होता है, जिसको हम शराब कह रहे हैं, ठीक है, शराब कह रहे हैं, वो क्या है जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। उस पर क्या लगाया जाता है इस पर जो लगाया जाता है इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी।
ठीक है, इसको बोल देते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इसको हमने एक्साइज ड्यूटी बोल दिया। तो ये दो कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। मेन टैक्स कौन सा होता है? जीएसटी। अब इसके अंदर आपके पास में ध्यान रखिएगा, एक तो होता है सेंट्रल जीएसटी, जो जीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जाता है, क्या कि केंद्र सरकार के खाते में जाता है। एक होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है, और जो स्टेट के खाते में जाता है। एक होता है आईजीएसटी, यानी इंटर स्टेट जो जीएसटी लगता है, ठीक है, वो सेंटर में जाता है। तो ये चीजें आपके क्या जीएसटी के अंदर आ जाती हैं। बाकी कुछ चीजें क्या आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, नोट्स फॉर्म में, तो वहां से क्या आप कर ले जाएंगे। कोई डिटेल में हम एक एक चीज बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक टैक्सेस का सिस्टम एक और होता है जो आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। वो रहता है कि एक जो होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि टैक्स फिक्स है, फ्लैट रेट फिक्स है। ठीक है, मतलब इसको हम फिक्स टैक्स भी कह सकते हैं, फ्लैट रेट भी कह सकते हैं कि टैक्स। अब प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। ठीक है, मतलब ये है, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी, क्या होगी? इनकम बढ़ेगी, या आपके पास जो पैसा आ रहा है वो अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो टैक्स की रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्या करेगी? टैक्स की रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे हमने क्या है, इनकम टैक्स में देखा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्लैब बढ़ती जाती है इनकम की, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या है, टैक्सेस में भी क्या है, इंक्रीज होता है। उस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, एक बार इसको हटा दीजिए आप। क्लियर है? प्रोग्रेसिव टैक्स इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसको समझने में थोड़ा वो लगा। अब बात ये तो हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। एक दूसरा आता है आपके पास में, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये डायरेक्टली नहीं होता है। क्या है डायरेक्टली? क्या है, ये आपको नहीं दिखेगा कहीं पर भी कि भी रिग्रेसिव टैक्स ऐसा डायरेक्टली होता है। क्या मींस ये है कि इनकम इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इनकम इंक्रीज कर रही है और टैक्स रेट क्या हो गया, कम हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज करने से टैक्स रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यानी आपकी आय बढ़ रही है। ठीक है, आय बढ़ रही है, और आय बढ़ने के साथ में जितनी आय बढ़ी उसके हिसाब से आपका टैक्स जो हो गया वो कम हो गया, यानी रेट को क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जल्दी से आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। एज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये दिया गया है। डायरेक्टली आप नॉर्मली ये कहीं नहीं देखेंगे कि मान लीजिए किसी इंसान की इनकम 10 लाख है, वो 20% टैक्स दे रहा है, और किसी की 20 लाख होगी तो उसका 10 से 20 लाख पे टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा नहीं होता है रिग्रेसिव टैक्स में। ठीक है, लेकिन रिग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या करता है, वो ये कहता है, रिग्रेसिव टैक्स के कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि पुअर और रिच, ठीक है, पुअर और रिच, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है आपके पास में इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम जीएसटी कह रहे हैं। क्लियर है? जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीएसटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीएसटी कह रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर लागू होता है। मींस ये है कि रिच और पुअर अगर सेम आइटम बाय करते हैं, ठीक है, रिच और पुअर अगर सेम आइटम बाय करते हैं, सेम चीज खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम चीज खरीद रहे हैं, तो उस पर ये नहीं होता कि ये जो बेचने वाला है वो ये देख रहा है कि ये गरीब है और ये अमीर है, यानी गरीब अगर आएगा तो मैं उससे क्या है, ज्यादा टैक्स लूं। क्या करूं? सरकार उसको ये नहीं कहती है कि आप गरीब अगर मान लीजिए मैच बॉक्स खरीदने आ रहा है, माचिस खरीदने आ रहे हैं, ठीक है, तो सरकार ये नहीं कहेगी क्योंकि ये गरीब है आप इससे क्या टैक्स मत लो। क्या करो? टैक्स मत लो। या रिच अगर लेने आ जाए तो इससे क्या है, टैक्स क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, डबल कर दो। ऐसा नहीं होता है। मींस सेम आइटम के लिए दोनों क्या है, एक जैसा ही टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली आता है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्टली आता है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो पुअर है उसकी जो इनकम है और एक रिच पर्सन है उसकी जो इनकम है
ठीक है, उसमें काफी ज्यादा क्या है, अंतर होता है। क्या काफी ज्यादा क्या होता है, अंतर होता है। मींस ये ज्यादा इनकम पर भी क्या है, सेम टैक्स पे कर रहा है। क्या कर रहा है, ज्यादा इनकम पर भी क्या है, सेम टैक्स पे कर रहा है, और ये कम इनकम पर भी क्या है, सेम टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, मींस ओवरऑल इनकम के हिसाब से इस पर क्या कर रहा है, नेट टैक्स की जैसे बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, कम लग रहा है। मीन रिलेटिव टैक्स जो है इनकम के हिसाब से जो ये पे कर रहा है वो क्या है, कम है, और ये जो पे कर रहा है इनकम के हिसाब से रिलेटिव जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है। इसलिए इसको इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली कह लें या बिहेवियरल फॉर्म में कह लें कि ये क्या है, एक तरह से इसको क्या कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्स। हालांकि क्या है कि हमारे जीएसटी में क्या है, अलग अलग स्लैब्स बनी हुई है। क्या है, जीएसटी में क्या है, अलग अलग स्लैब्स बनी हुई है। अब देखिए, हम इस बात में नहीं जाएंगे कि जीएसटी आने के बाद कितने सारे अमेंडमेंट्स कर दिए, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आ रही हैं, इस बारे में नहीं जाना है। हमें सिर्फ बात करनी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीएसटी काम कैसे कर रहा है, क्या जीएसटी होता है और जीएसटी में क्या चीजें आती हैं। तो जीएसटी में क्या अलग अलग स्लैब्स बनी हुई है, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से। तो 5% में एसेंशियल आइटम्स को रखा जाता है, फिर 12% ऊपर जाएंगे तो और अलग आइटम्स हैं, फिर और ऊपर जाएंगे तो अलग आइटम्स हैं, फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या है, ऐसी आइटम्स हैं जो या तो क्या है बहुत ही ज्यादा रिच लोगों के लिए है, या फिर क्या है वो आइटम्स हैं, ठीक है, जिन पर क्या है सिन टैक्स लगाया जा रहा है। यानी जो मतलब पब्लिक के लिए क्या है, खराब चीजें, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ये जो चीजें हैं इन पर क्या है सबसे ज्यादा टैक्स क्या है, इंपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि 100 सीसी की बाइक जो होती है, 100 सीसी की बाइक जो होती है उस पर जीएसटी कम लगता है, और अगर यही आप 350 सीसी के ऊपर की बाइक पे चले जाएं तो उस पर क्या है, टैक्स कम लगता है। इसी तरीके से कारें हैं, 800 सीसी में कम टैक्स लगेगा, 2000 सीसी से ऊपर आप चले जाएंगे तो कम टैक्स लगेगा। तो उस तरह से है। लेकिन यही बात है कि भी जब सेम चीज एक ही बंदा खरीद रहा है, दोनों बंदे खरीद रहे हैं, पुअर एंड रिच, तो वो क्या कर रहे हैं, सेम टैक्स जो उनकी पॉकेट से जो टैक्स पे हो रहा है वो क्या है, सेम है। इसलिए इसको क्या कह दिया, रिग्रेसिव टैक्स कह दिया। मतलब अगर मान लीजिए असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ जाता है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह से क्या है, ये टैक्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ बेसिक चीजों को क्या है कवर किया है, किसमें, इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में। ध्यान रखिए ये चीजें और ये बेस जो है, आपको एक एक पॉइंट जो आपको बताया गया है, ये काफी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे क्या है, हम वीडियोस की स्पीड को थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोर्स हमें क्या करना है, कवर करना है, ताकि आपके एसआई में भी और आरएस में भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, मार्क्स स्कोर कर पाए। अब दूसरी चीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, जैसे हमको पहले ही बताया, तो आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई और डाउट होता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इससे आगे की क्या करेंगे, बात करेंगे, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।